अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद वकास अली शाह, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। और आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस यूज़ करते हैं। आज हम इस टेक्निक को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि C++ है, जावा है। तो कीपिंग इन माइंड सेकेंड ईयर और आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकेंड सेमेस्टर है ऑफ BS प्रोग्राम एंड AD प्रोग्राम, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हम C++ को पढ़ेंगे। तो पहले आइए हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, और फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि C++ कंपाइलर को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे और इसका कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको आप ऊप भी कहते हैं, OOP ऊप। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? In structure programming like C, we use the manageable modules. Each module is called function. हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में मैनेजेबल मॉड्यूल इस्तेमाल करते हैं और हर मॉड्यूल को फंक्शन कहा जाता है। अगर आपने सी लैंग्वेज यूज़ की हो तो आप सी लैंग्वेज में मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के लेवल्स पर, और मेन जो आपका फंक्शन होता है उसका नाम भी मेन होता है, MAIN, और फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। तो ये मेन क्या करता है? तमाम अदर फंक्शंस को कॉल करने की सलाहियत रखता है। सी प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस हों कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन एक फंक्शन कंपलसरी होता है जिसको आप मेन कहते हैं, बिकॉज मेन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कॉल ऑल अदर फंक्शंस। अब हमारे पास क्या है कि व्हेन अ फंक्शन एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शनैलिटी इज कंबाइंड इनटू द सिंगल यूनिट, देन दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक. This programming technique is called OOP. When a function and its associated functionality is combined into the single unit, then this programming technique is called OOP. जब किसी भी फंक्शन को और उसके एसोसिएटेड फंक्शनैलिटी को एक सिंगल यूनिट में कंबाइन कर लिया जाता है, तो इस प्रोग्रामिंग टेक्निक को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। जब किसी भी फंक्शन को और उसकी एसोसिएटेड फंक्शनैलिटी को किसी एक सिंगल यूनिट में कंबाइन कर लिया जाता है, तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक कहते हैं। दिस सिंगल यूनिट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, और इस सिंगल यूनिट को जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस सिंगल यूनिट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं डेली लाइफ से आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने प्रीवियस एक लेक्चर दिया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से, उसमें भी मैंने यही चीज़ एक्सप्लेन की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से, कि एक कार की हम एग्जांपल लेते हैं। ये कार क्या होती है, इसको हम एज एन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो इस कार के साथ हमें क्या मिलते हैं? इसके मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स होते हैं, लाइक व्हील्स हैं, उसकी सीट्स हैं, उसका इंजन है, एक्सेट्रा। ये इसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। इट इज़ मेड फॉर ड्राइविंग, कार को ड्राइविंग के लिए बनाया जाता है, और इसके लिए ड्राइवर इज़ नीडेड, और एक ड्राइवर की हमें ज़रूरत होती है जो इस कार को चलाता है। इन द केस ऑफ कार, द कंपोनेंट्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। अगर हम कार को एज एन ऑब्जेक्ट ले लें तो जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो इसकी क्या कहलाती हैं? प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ड्राइविंग इज कॉल्ड इट्स मेथड, ड्राइविंग इसका मेथड कहलाता है। एंड ड्राइवर इज कॉल्ड यूज़र, और ड्राइवर को क्या कहा जाता है? यूज़र कहा जाता है। तो अब जनाब अली ये चीज़ समझने वाली है कि एंड एनी अदर एनीथिंग डन बाय द यूज़र इज कॉल्ड इवेंट। कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो यूज़र परफॉर्म करेगा उसको इवेंट कहा जाएगा। Hence, we can simply say that an object is the collection of properties, methods and events. इसका मतलब ये हुआ कि हम सादा तरीके से ये बात कह सकते हैं कि an object is a collection of properties. ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉपर्टीज, मेथड्स और इवेंट्स के मजमूए का नाम है। प्रॉपर्टीज आर कंपल्सरी कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कैन बी चेंज एनी टाइम बाय द यूजर। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कंपल्सरी कंपोनेंट्स होती हैं किसी ऑब्जेक्ट की, और ये किसी भी वक्त यूज़र इनको चेंज कर सकता है। जिस तरह आप गाड़ी के व्हील्स भी चेंज कर सकते हैं, उसकी सीट्स भी चेंज कर सकते हैं, स्टीयरिंग, कलर, सब कुछ ही आप चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती कंपल्सरी हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो वो कार मुकम्मल कार तो नहीं होगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ कंपल्सरी होती हैं, बट आप उनको किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव फॉर इट इज़ क्रिएटेड कॉल्ड मेथड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट का एक मखसूस ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए वो बनाया जाता है, उसी ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्ट का मेथड कहा जाता है। ऑल द एक्शन परफॉर्म बाय द यूजर आर कॉल्ड इवेंट। यूजर कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा उसको इवेंट कहा जाएगा। देयर कैन बी लार्ज नंबर ऑफ मेथड्स, प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए बहुत सारे मेथड्स भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं और इवेंट्स भी हो सकते हैं। देयर कैन बी अ लार्ज नंबर ऑफ मेथड्स, प्रॉपर्टीज एंड इवेंट्स फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा मेथड्स भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जनाब क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो आपके जहन में सामने में रखना चाहूँगा, तो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देयर आर टू मेन कॉन्सेप्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं क्लास और एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट।
ये बात आप अपने जहन में रख लें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो मेजर कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं, एक को हम क्लास को कहते हैं, एक को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेड अ डिज़ाइन मैप फॉर द हाउस। जब हम घर बनाना चाहते हैं तो पहले हम उस घर का नक्शा बना लेते हैं, ठीक है। दिस डिज़ाइन मैप हैज़ आल्सो डिटेल अबाउट द हाउस टू बी कंस्ट्रक्टेड। इस नक्शे के अंदर उस मकान की तमाम तर तफसीलात मौजूद होती हैं। एंड वी कंस्ट्रक्ट एज मैनी हाउसेज एज वी नीड, और उस नक्शे की बुनियाद पर हम जितने घर बनाना चाहें हम बना सकते हैं। दिस डिज़ाइन मैप इज़ एक्चुअली कॉल्ड क्लास। इस डिज़ाइन या मैप को, जो कि आप कागज़ पे नक्शा बनाते हैं, इस नक्शे को आप बेसिकली क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। एंड व्हेन अ हाउस इज़ क्रिएटेड फिजिकली देन इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और जब उस नक्शे की बुनियाद पे जब आप फिजिकली घर बना देते हैं तो उस घर को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। नोट दैट मैप हैज़ डिज़ाइंड Note that map was designed on the paper and it does not need the physical resources like cement and bricks. जब आप नक्शा बनाते हैं तो नक्शा आप सिंपल कागज़ पे बनाते हैं, उसके अंदर आपको किसी भी तरह के फिजिकल रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि बिजली है, सीमेंट है, या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, ईंटें हैं, तो ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। तो ये फिजिकल रिसोर्सेज क्लास कंज्यूम नहीं करती। यहाँ पर वो ये पॉइंट आपको बताना चाहते हैं। बट व्हेन अ हाउस इज़ कंस्ट्रक्टेड, लेकिन जब हम कोई घर बनाते हैं फिजिकली देन इट नीड्स फिजिकल रिसोर्सेज लाइक सीमेंट, ब्रिक्स एटसेट्रा, हेंस ऑब्जेक्ट कंज्यूम द मेमोरी एंड क्लास इज लॉजिकल। यहाँ वो आपको बताना ये चाहता है कि जब आप किसी नक्शे की बुनियाद पे घर बनाते हैं तो उस घर में फिजिकल रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सीमेंट है, बिजली है, ईंटें हैं। तो ये फिजिकल रिसोर्सेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट फिजिकल रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, और क्लास क्या होती है, लॉजिकल होती है। तो क्लास डज नॉट कंज्यूम द मेमोरी। क्लास डज नॉट कंज्यूम द मेमोरी। जब आप कोई क्लास डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो क्लास किसी भी तरह की मेमोरी कंज्यूम नहीं करती। ऑब्जेक्ट कंज्यूम्स द मेमोरी व्हेन डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। जबकि जब आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, जब उस क्लास की बुनियाद बना के जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपका क्या करता है, फिजिकल रिसोर्सेज कंज्यूम करता है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह आपने नक्शे की बुनियाद पे घर बनाया था तो घर ने फिजिकल रिसोर्सेज लाइक सीमेंट, बिजली और ब्रिक्स कंज्यूम किए थे। अब यहाँ पर आपको क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, कि क्लास और ऑब्जेक्ट की एग्जांपल हम कैसे बनाएंगे। देखिए मैंने एक क्लास बनाई, क्लास के मैंने नाम रखा ABC, प्राइवेट इंट XYZ मैंने डेटा डिक्लेयर किया, पब्लिक वाइड रीड एक फंक्शन है, और वाइड डिस्प्ले भी एक फंक्शन है, और मैंने क्लोज कर दिया। ये मैंने एक क्लास बनाई है। इस क्लास की हैसियत लॉजिकल है, इस क्लास की हैसियत लॉजिकल है। ज़रा इसको एक्सप्लेन करते हैं, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इन दोनों को सामने रखूँगा, मैं आपको इसको दिखाता भी रहूँगा, कभी हम इस पर नज़र रखेंगे। इस क्लास को आप गौर से देख लें। ये मैंने एक क्लास को एक मैंने वो सिंटेक्स लिखा है, जर्नल सिंटेक्स है। तो इस क्लास को देखें मैं एक्सप्लेन कैसे करता हूँ। हेयर ABC इज़ द नेम ऑफ द क्लास, वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट एज ABCMN। हमने क्या किया कि इस क्लास का नाम ABC जो है वो क्लास का नाम है, और वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट एज, और इस क्लास की ABC की बुनियाद पे हम दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, M एंड एंड। तो ABC M सेमीकोलन, तो इसका मतलब ये हुआ कि M एंड N दो ऑब्जेक्ट हैं किस क्लास के, ABC के। हेयर ABC इज अ क्लास एंड इट कंज्यूम्स नो मेमोरी। और ये जो ABC क्लास है, ये जो क्लास बनी हुई है, इसकी फिजिकल मेमोरी में कोई हैसियत नहीं है। यही बात वो इस पॉइंट में आपको बताना चाहता है कि हेयर ABC इज अ क्लास एंड इट कंज्यूम्स नो मेमोरी, और इसकी मेमोरी में कोई हैसियत नहीं होती। बट M एंड N आर द फिजिकल इंस्टांसेस ऑफ द क्लास। लेकिन जहाँ तक इन M एंड N की बात है, ये M एंड N जो है ये ABC के क्लास के फिजिकल रिसोर्सेज हैं, सो दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। ये चूंकि ABC क्लास के फिजिकल इंस्टांसेस हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एंड कंज्यूम फिजिकल रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, और ये क्या करते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज लाइक मेमोरी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक कंसेप्ट है। Data used in the class is called data member and the function used in the class are called member functions। ये आपकी बात जहन में हो। देखें ये क्लास है, क्लास के अंदर हमेशा डेटा यूज़ होता है, लाइक XYZ मैंने यहाँ डेटा इस्तेमाल किया, तो ये डेटा को डेटा मेंबर कहा जाता है। और वो फंक्शंस हमेशा पब्लिकली होते हैं, क्योंकि उनको हम पब्लिकली एक्सेस करते हैं। डेटा हमारा प्राइवेट होता है, डेटा को भी आप पब्लिक रख सकते हैं, कुछ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मोस्टली डेटा हमारा प्राइवेट होता है, क्योंकि हम उनको पब्लिकली नहीं होगा डिक्लेयर कर सकते, एक्सेस कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, फंक्शंस को हम पब्लिक रखते हैं, ताकि हर जगह पे हम फंक्शंस को आसानी के साथ एक्सेस कर सकें। तो यही बात वो आपको बताना चाहता है कि वो डेटा जो क्लास के अंदर इस्तेमाल होगा, जैसे यहाँ पे XYZ है, तो डेटा यूज्ड इन द क्लास इज कॉल्ड डेटा मेंबर, और जो फंक्शंस होते हैं दैट आर यूज्ड इन द क्लास उनको क्या कहा जाता है, मेंबर फंक्शंस कहा जाता है। तो जो डेटा इस्तेमाल होगा उनको डेटा मेंबर्स कहा जाएगा, और जो फंक्शंस इस्तेमाल होंगे किसी क्लास के अंदर उनको क्या कहा जाएगा, मेंबर फंक्शंस कहा जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जनाब है
In object oriented programming we shall discuss the programming languages like C++. अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक में जो लैंग्वेज हम डिस्कस करेंगे वो होगी C++. कंपाइलर फॉर द C इज सेम. C और C++ का जो कंपाइलर आप अपने पीसी पे इंस्टॉल करेंगे वो C और C++ दोनों के लिए सेम है. इट इज़ कॉल्ड टर्बो C. इट वाज डिवेलप्ड बाय द बोरलैंड सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ IDE एंड कंपाइलर. ये बोरलैंड कॉर्पोरेशन ने 1985 में, ये अगर आपको यहाँ मैंने नहीं मेंशन किया, ये 1985 था, 1985 में 1985 में बोरलैंड सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन ने IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्लस कंपाइलर दोनों को कंबाइन करते हुए इस कंपाइलर को डिजाइन किया था. टर्बो C++ रिप्लेस टर्बो C. उसके बाद क्या हुआ कि टर्बो C++ ने टर्बो C को रिप्लेस कर दिया इन 1990 एंड लेटर बोथ डिसकंटिन्यूड. और उसके बाद दोनों की जो प्रोडक्ट्स थी वो रोक दी गई, वो डेवलप होना बंद हो गई, डिसकंटिन्यूड हो गई 1990 के बाद. ओरिजिनली टर्बो C++ compilers were 16-bit compilers and were used for old 16-bit processors like Intel 8086 series of microprocessors. यहाँ पर वो आपको ये बात बताने जा रहा है कि जहाँ तक टर्बो C++ कंपाइलर्स का जिक्र है तो ये आपके आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स को, आजकल के आपके मॉडर्न विंडोज़ हैं जिस तरह के विंडोज 7 है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, 10 है, विस्टा है, इनको ये सपोर्ट नहीं करते. ये 16-बिट हमारे पास क्या थे, कंपाइलर थे जो कि 16-बिट माइक्रो प्रोसेसर पे, जो पुराने ज़माने के माइक्रो प्रोसेसर थे उनके ऊपर चलते थे. ये टेक्स्ट बेस्ड कंपाइलर थे. सो द टर्बो C++ इज नॉट कंपेटेबल विद आवर करंट जनरेशन सिस्टम्स. लिहाजा टर्बो C++ जो हैं वो हमारे मौजूदा जनरेशन्स के जो सिस्टम है जैसे कि विंडो 7 है, 8 है और 10 है उनके साथ कंपेटेबल नहीं है. विच आर, ये विंडो 7, 8 और 10 जो होती है वो आपकी x86 होती है या x64 होती है. x86 रिप्रेजेंट 32-बिट एंड x64 रिप्रेजेंट 64-बिट माइक्रो प्रोसेसर. ये बात आपके जहन में हो कि आजकल मौजूदा जितने भी हमारे मॉडर्न सिस्टम्स हैं या x86 होते हैं या x64 होते हैं. x86 आपका 32-बिट सिस्टम को पूरा रिप्रेजेंट करता है और x64 आपका 64-बिट प्रोसेसर को रिप्रेजेंट करता है. और ये दोनों सिस्टम जो हैं चाहे वो 32-बिट है आपकी विंडो या 64-बिट है, उसमें विंडो 7 है, विंडो 8 है या विंडो 10 है, ये C++ के ट्रेडिशनल कंपाइलर को सपोर्ट नहीं करते. तो ये हम इसको कैसे चलाएंगे, क्योंकि आजकल तो हमारे मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं और मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं और हम लोग इस्तेमाल करते हैं विंडो 7 या विंडो 8. अब मेरे पीसी पे देखें, यहाँ पर मैंने विंडो 8 की हुई है, तो ये विंडो 8 फॉर एग्जांपल इस विंडो 8 के ऊपर मैं टर्बो C को कैसे इस्तेमाल करूंगा ये आप देख सकते हैं. तो मैं इसका भी आपको एक्सप्लेन करके मैं आपको इसका सैंपल भी दिखाऊंगा कि ये विंडो 8, इस तरह की विंडोज़ हमारे पास जो मॉडर्न विंडोज़ हैं उन पर हम कंपाइलर को, ट्रेडिशनल कंपाइलर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं. तो जो आपकी विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10 है ये आपकी x86 32-बिट, x64 या 64-बिट होती है, या 32-बिट होती है या 64-बिट होती है. और टर्बो C++ 16-बिट होती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ट्रेडिशनल C++ का कंपाइलर जो है वो विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10 के साथ नॉट कंपेटेबल नहीं है. The question arises, how can we use traditional text-based turbo C++ compiler on our latest Windows? सवाल ये पैदा होता है कि हम ट्रेडिशनल टेक्स्ट बेस, ये टेक्स्ट बेस होता था टर्बो C++ का जो कंपाइलर होता है, जब हम इसके ऊपर काम करेंगे तो आप इसको देख भी लेंगे प्रैक्टिकली, ये टेक्स्ट में होता है, टेक्स्ट बेस होता है. जिस तरह मैंने आपको एक प्रोग्राम लिख के दिखाया था, यहाँ पर ये देख लें, इस क्लास को देख लें, ये टेक्स्ट बेस है, ये सारा सिंटेक्स आप देख लें, ये टेक्स्ट बेस है. तो इसी तरह जब आप प्रैक्टिकली कंप्यूटर के ऊपर काम करेंगे तो वो भी इसी तरह आपको टेक्स्ट बेस ही नज़र आएगा, वो ग्राफिकल बेस नहीं होता जिस तरह के आपकी विंडोज़ की मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं. तो हम सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन राइजेस, हाउ कैन वी यूज़ द ट्रेडिशनल टेक्स्ट बेस टर्बो C++ कंपाइलर. ये कैसे मुमकिन है कि हम ट्रेडिशनल टेक्स्ट बेस C++ का कंपाइलर ऑन आवर लेटेस्ट विंडोज़, हम अपनी मौजूदा जो लेटेस्ट विंडोज़ हैं उनके ऊपर कैसे इस्तेमाल करेंगे. सो देयर आर many simulators that work in a similar way to the original 16-bit C++ compiler to present the traditional text-based looks in the graphical windows like the 7 and 8 and above. अब वो आपको यहाँ पे ये बताना चाहता है कि देयर आर मैनी सिमुलेटर्स दैट वर्क इन अ सिमिलर वे. यहाँ पर बहुत सारे मार्केट में आपको सिमुलेटर्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जिस तरह आपका ओरिजिनल 16-बिट का C++ का कंपाइलर काम करता है टू प्रेजेंट द ट्रेडिशनल टेक्स्ट बेस्ड लुक. और ये आपको बिल्कुल इसी तरह मॉडर्न विंडोज़ पे आपको जो लुक्स मिलती हैं वो लुक्स भी बिल्कुल उसकी ट्रेडिशनल C++ कंपाइलर जैसे होती हैं आपकी मॉडर्न विंडोज़ में, लाइक विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10. और इसी तरह एक सिमुलेटर का नाम जो है वो है डास बॉक्स. ये एक सॉफ्टवेयर है
What is DOSBox? DOSBox क्या है? A DOSBox is a software which helps the developers to bring back the traditional C++ compiler to the latest versions of the Windows. DOSBox एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलपर्स को हेल्प करता है, जो C++ के यूजर्स हैं, जो कि इस एनवायरनमेंट को IDE को इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या करता है C++ कंपाइलर का वो ट्रेडिशनल लुक प्रोवाइड करता है मॉडर्न विंडोज़ के ऊपर, जो कि आम हालत में मुमकिन नहीं है। जस्ट लाइक द ओरिजिनल C++ 16 बिट कंपाइलर, ये मॉडर्न DOSBox को यूज़ करते हुए, यानी DOSBox एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम 16 बिट C++ के कंपाइलर को अपनी मॉडर्न विंडोज़ जैसे कि 7, 8 और 10 के ऊपर चला सकते हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू डू सो। ऐसा करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 क्या है कि इंस्टॉल द DOSBox सिमुलेटर एंड टर्बो C++ कंपाइल सेपरेटली एंड इंस्टॉल देम बोथ ऑन योर कंप्यूटर। या तो ये होता है कि आप क्या करते हैं कि आप DOSBox को और अपने C++ के कंपाइलर को सेपरेटली क्या कर देते हैं, सेपरेटली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देते हैं। अदर वे इज़ वेरी सिंपल, दूसरा तरीका बड़ा आसान है, एंड सिंपली डाउनलोड एंड इंस्टॉल द C++ कंपाइलर फॉर विंडोज़। आप गूगल में सर्च दे दें कि C++ कंपाइलर फॉर विंडोज़, ये आपको यहाँ पे मैं अंडरलाइन करके दे देता हूँ, C++ कंपाइलर फॉर विंडोज़, C++ कंपाइलर फॉर विंडोज़, ये आपको मैंने C++ कंपाइलर फॉर विंडोज़ मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर दिया। आफ्टर द डाउनलोड, ये वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, आपको लिंक अवेलेबल होगा बड़ी आसानी के साथ। आप क्या करते हैं कि आफ्टर द डाउनलोड क्लिक सेटअप, डबल क्लिक setup.exe और टर्बो C++ 3.2.msi, इस एक्सटेंशन से आपकी एक फाइल होगी, तो ये आप फाइल को इस तरह डबल क्लिक करके क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। हाउ टू इंस्टॉल द टर्बो C++ कंपाइलर ऑन विंडोज 7 एंड अबाउ, ए प्रैक्टिकल लेक्चर। मैं आपको प्रैक्टिकल एक लेक्चर दूंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि टर्बो C++ को जो है वर्जन 3.2, इसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे अपनी लेटेस्ट विंडो, चाहे विंडो 7 आप यूज़ कर रहे हैं, 8 या 10 आप यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर आप इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप के ऊपर आपको ज़रा लुक दिखा देता हूँ कि देखें, ये आपकी मॉडर्न विंडो है, विंडो 8, और इसमें ये मैंने एक इंस्टॉल की हुई, ये आइकन आपको नज़र आ रहा है, देखें जिसके ऊपर मैंने अभी सिलेक्ट कर दिया, आपको उसे नज़र आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है MS टर्बो C++। मैं अगर जूम कर दूँ थोड़ा सा, ये देखें जनाब, अगर ये टर्बो C++ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, टर्बो C++, मैं इसको डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये देखें जनाब, ये मैंने इसको DOSBox में इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें स्टार्ट टर्बो C++। मैं जब इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये DOSBox में मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, C++ का ओपन हो गया। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका ग्राफिकल, देखें आपका फाइल है, एडिट है, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शन, विंडोज हेल्प। तो ये आपका वो एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आप C++ की प्रोग्रामिंग करते हैं। मैं आपको एक न्यू फाइल करके आपको इसकी स्क्रीन भी दिखा देता हूँ। देखें मैंने न्यू सेलेक्ट किया, तो ये देखें, ये इसमें हम तमाम तर क्या करते हैं, C++ की कोडिंग करते हैं। और इस तरह ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल लेक्चर आपको दूंगा कि इसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। तो लेक्चर को वॉच करने के लिए, वीडियो को वॉच करने के लिए और लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। काइंडली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। थैंक यू सो मच।